हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशंस पीटी 365 का, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे इश्यूज़ रिलेटेड टू सिक्योरिटी। उसके जो टॉपिक्स हैं गाइस, जो हमारे प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हैं, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखो, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की बात की गई है। तो देखो रिसेंटली क्या हुआ, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन और उसका डिलीवरी सिस्टम से रिलेटेड अमेंडमेंट एक्ट हुआ, 2002 में आया। ठीक है, अब देखो ये वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन या डिलीवरी सिस्टम में है क्या, तो याद रखना है इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है, 2005 के एक्ट में बता रखा था। वैसे भी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इसका ये होता है, इंटीग्रेटेड एंड ओवरआर्किंग लेजिस्लेशन बनाना, किससे रिलेटेड, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ को प्रोहिबिट करना। ठीक है, जैसे कि भाई न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल लिमिट में करना, केमिकल का इस्तेमाल, बायोलॉजिकल इस्तेमाल, ठीक है, रिलेटेड इनके इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी, इनके डिलीवरी सिस्टम का अपना प्रोहिबिट करना, पेनल्टीज़ लगाना, ये सब। अच्छा, इसके ना कुछ की प्रोविजंस ध्यान में रखना है। की प्रोविजंस क्या क्या थे इस एक्ट में ना, प्रोहिबिट करा गया अनलॉफुल एक्टिविटी, जैसे कि कौन कौन सी है, मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसफ़र है। अगर आपका वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन से रिलेटेड अगर कुछ दिक्कत आती है तो उससे रिलेटेड है। रिसेंट अमेंडमेंट एक्सटेंड द स्कोप ऑफ बैंड एक्टिविटी, जैसे कि आपके ऑलरेडी फाइनेंसिंग के थे, है ना, ये सबसे बंद करना। अच्छा, आपके जो ये है ना WMDs का जो है, इसमें ना 3 तरह के वेपन्स को यूज़ कर, मतलब लिमिट करने की बात करी जाती है। एक न्यूक्लियर, एक आपका केमिकल वेपन्स, एक बायोलॉजिकल वेपन्स। न्यूक्लियर वेपन समझते हो क्या होता है, कैटेगराइज जो कि जिसमें कि न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ हो, ठीक है, जिसमें न्यूक्लियर फिशन होता हो, जो एक्सप्लोजन करता हो, तो वो है ऐसी मशीनरी, ऐसे वेपन्स। केमिकल वेपन्स का मतलब है कि कोई ऐसे टॉक्सिक केमिकल्स हैं जो अगर इक्विपमेंट में यूज़ करे जा रहे हैं या उसका एम्प्लॉयमेंट करा जा रहा है तो वो हार्मफुल होता है ना, उसको पीसफुल एक्सेप्ट वेयर यूज़ फॉर पीसफुल पर्पसेस के अलावा बाकी सब बैन है। बायोलॉजिकल में क्या होता है कि आप बायोलॉजिकल एजेंट्स का, माइक्रोबियल्स का, टॉक्सिन्स का ऐसा इस्तेमाल कर रहे हो, तो वहाँ पर वो उस तरह से किया जाता है। तो इसने बार किया पर्सन फ्रॉम फाइनेंसिंग एनी प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़, या सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करना टू फ्रीज, सीज और अटैच फाइनेंशियल असेट्स। तो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन क्या है, देयर इज नो सिंगल अथॉरिटेटिव डेफिनेशन ऑफ WMD इन इंटरनेशनल लॉ एंड द एक्सप्रेशन। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का सीधा मतलब है न्यूक्लियर, रेडियोलॉजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल या दूसरे डिवाइसेस दैट इज इंटेंडेड टू हार्म अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, को जो हार्म करते हों। ठीक है, दिस इज़ अबाउट WMD। नाउ लेट्स कम टू दी NPT वाला, आपको ध्यान रखना है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के बारे में। तो रिसेंटली NPT का 5 ईयर रिव्यू हुआ, और हम जानते ही हैं 2020 में NPT ने 50 साल कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, लेकिन कोविड-19 क्योंकि हो गया था तो हम रिव्यू कर नहीं पाए थे। तो NPT है क्या, NPT एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, इंडिया इसका पार्ट नहीं है। 1968 में बनाया गया था। इसका मेजर काम है न्यूक्लियर वेपन्स और डिसआर्मामेंट को प्रिवेंट करना, डिसआर्मामेंट को प्रमोट करना और न्यूक्लियर वेपन्स को प्रिवेंट करना। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है, स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स को प्रिवेंट करना, पीसफुल यूजेस करना न्यूक्लियर एनर्जी का, ये सब। ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट साउथ सुडान, इंडिया, पाकिस्तान, इसराइल एंड नॉर्थ कोरिया, इनके अलावा सभी मेंबर्स ने NPT पे साइन कर रखा है। तो अदर की इन्फॉर्मेशन इसमें दी हुई हैं कि लाइक इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कंप्लाइंसेस को मानता है, लाइक दिस। तो इंडिया का स्टैंड क्या है NPT में, कि इंडिया ने हैज़ नॉट साइंड और ज्वाइन द NPT। इंडिया सपोर्ट करता है नेगोशिएशंस ऑन कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर वेपन्स कन्वेंशन, लार्जेस्ट सिंगल मल्टीलेटरल ट्रीटी है। इंडिया सपोर्ट करता है फिशियल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी को भी। ये इंडिया का स्टैंड है। कुछ ट्रीटीज़ आपके इनिशिएटिव्स हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं। तो मंगोलिया डिक्लेयर्ड इटसेल्फ द फर्स्ट सिंगल स्टेट जो कि न्यूक्लियर वेपन फ्री स्टेट है। तो आपसे आ सकता है ना, 1992 में ऐसा हुआ था, तो आपको आ सकता है ये क्वेश्चन में। तो आपको ये याद रखना है कि मंगोलिया ऐसा पहला सिंगल स्टेट है जो कि न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन बना हुआ है 1992 में। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटरपोल। तो 90th इंटरपोल जनरल असेंबली हुई आपकी, कहाँ पर, न्यू दिल्ली के अंदर। अब इंटरपोल है क्या, इसको लॉन्च किया गया, फर्स्ट एवर पॉलिटिकल मेटावर्स स्पेसिफिकली डिज़ाइन करा गया था इसको। इंटरपोल का जो हेडक्वार्टर्स है वो आपके लियोन, फ्रांस के अंदर है। इंडिया भी इसका मेंबर है। एक तरह की इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो पुलिस को हेल्प करती है इन ऑल मेंबर कंट्रीज टू वर्क टुगेदर टू मेक द वर्ल्ड अ सेफर प्लेस। स्ट्रेंथन करना अपने टाइज अमंग द स्टेट्स, कोऑर्डिनेट करना पॉलिसीज, कॉमन इंटरेस्ट को मानना, ये सब काम है। 195 कंट्रीज इसका पार्ट है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करोगे तो वी हैव गॉट जनरल असेंबली, एग्जीक्यूटिव कमेटी, जनरल सेक्रेटेरिएट, NCB, ये सारा इसमें मिला हुआ है। NCB जो इंडिया का है ना न्यू दिल्ली में, वो भी एज अ ब्रांच ऑफ CBI की तरह काम कर रहा है, वो भी इंटरपोल का पार्ट है।
ठीक है। इसके काम क्या क्या होते हैं? क्राइम प्रोग्राम्स चलाना, ग्लोबल पॉलिसिंग गोल्स पे ध्यान देना, नोटिस देना। तो इनके ना कुछ तरह के नोटिस को याद रखना। जैसे मान लो अगर इंटरपोल रेड नोटिस इशू करता है, इसका मतलब क्या है? वांटेड पर्सन। येलो करता है तो मिसिंग पर्सन, ठीक है, मैं मिसिंग पर्सन की बात करेगा। ब्लू नोटिस का मतलब क्या होता है कि ब्लू नोटिस में बात की जा रही है एडिशनल इन्फॉर्मेशन कोई चाहिए अगर। ब्लैक नोटिस में मतलब क्या है? ब्लैक नोटिस का मतलब है कि कुछ अनडिफाइंड सा आपका बॉडीज़ हैं, उसको आइडेंटिफाई करना। ग्रीन नोटिस क्यों दिया जाता है? ग्रीन नोटिस का मतलब है किसी तरह की वार्निंग एंड इंटेलिजेंस की बात करना। ऑरेंज का मतलब क्या है? इमिनेंट थ्रेट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? कोई ऐसा थ्रेट आ सकता है, उसके लिए बात की जा रही है, ठीक है, तो वो आपका थ्रेट वाली बात आ गई। पर्पल नोटिस के बारे में बात करोगे तो मोडस ऑपरेंडी की बात करता है। किसकी बात करता है? मोडस ऑपरेंडी। एक आपका इंटरपोल अनसिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल नोटिस होता है, ये किसी ग्रुप या इंडिविजुअल को जाता है। अगर कोई यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से अगर कोई सैंक्शन लगे तो ये, तो जो ध्यान में रखना, ये सारे नोटिस के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। रेड का मतलब वांटेड पर्सन, मिसिंग का, येलो वाला है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ब्लू वाला ब्लैक अनआइडेंटिफाइड बॉडीज, ग्रीन में वार्निंग एंड इंटेलिजेंस है। यहाँ ध्यान रखना, कई बार हम ग्रीन से सोचते हैं ना कुछ अच्छा वाला, तो नहीं है, वार्निंग एंड इंटेलिजेंस के बारे में है। ऑरेंज में इमिनेंट थ्रेट है, पर्पल में मोडस ऑपरेंडी है, और आपका इस तरह का जो अगर इंटरपोल सिक्योरिटी वाला है जिसमें किसी इसके कुछ सिंबल्स हैं तो वो उसमें ग्रुप एंड इंडिविजुअल्स को जाता है। अब नेक्स्ट हमारे पास बॉडी आती है FATF, दैट इज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से आउट करा ऑन टेरर फंडिंग के ऊपर। तो FATF है क्या? FATF एक तरह की आपकी इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो G7 ग्रुप ने इस्टेब्लिश की थी। इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं पेरिस में हैं, फ्रांस में इस्टेब्लिश किए गए थे 1968 के अंदर। इसका ऑब्जेक्टिव है ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को प्रोटेक्ट करना, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, टेरर फाइनेंसिंग को रोकना, इसका काम है। अच्छा, अगर इसकी ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में कोई कंट्री चली जाती है तो उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? तो देखो ग्रे लिस्ट में चला गया है तो इसका मतलब मॉनिटरिंग इंक्रीज हो जाएगी, स्ट्रैटेजिक डेफिशिएंसीज को देखा जाएगा, फॉर्मली कमिट करना पड़ेगा कि आप कैसे इसको एड्रेस करोगे, ठीक है। तो कंप्लाइंग अगर आप नहीं कर पाए इस कंप्लाइंग कंडीशंस को तो आपको ब्लैक लिस्ट भी करा जा सकता है। तो ब्लैक लिस्ट में चले गए तो हायर रिस्क जुरिडिक्शन है, यानी कि यहाँ पे सिग्निफिकेंट स्ट्रैटेजिक डेफिशिएंसीज का देखने को मिला है, तो आपको कुछ काउंटर मेजर्स कंट्री को लेने पड़ेंगे कि भाई सीरियस केस बन गया है तो बहुत ज़्यादा। तो ये अब ये सब कैसे पता चले कि कौन सी कंट्री कहाँ पे जाएगी? तो वो उस पर डिपेंड करता है कि भाई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को आपने तोड़ा हो, ग्लोबल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग करी हो, तो उस सब से देख के पता चल जाता है। मेंटेन ब्लैक एंड ग्रे लिस्ट ऑफ द कंट्री, कंट्रीज आर रिमूव फ्रॉम द ग्रे लिस्ट बेस्ड ऑन द प्रोग्रेस। अगर वो ठीक कर लेती हैं, अपने सारे काउंटर टेररिस्ट फाइनेंसिंग को दूर कर लेती हैं या अपने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को इशूज़ को दूर कर लेती हैं, तो वापस भी हट सकती हैं। तो दिस इज़ अबाउट FATF। याद रहेगा आपको, 1968 पेरिस हेडक्वार्टर्स में इसका है और इसका इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। नाउ द नेक्स्ट इज मिशन डिफ स्पेस। देखो डिफ स्पेस क्या एक तरह का लॉन्च हुआ एनुअल डिफेंस एक्सपो में गांधीनगर गुजरात के अंदर। ये है क्या? इनोवेटिव सोल्यूशंस हैं। किन के लिए? आर्म्ड फोर्सेस के लिए जो स्पेस डोमेन्स में थ्रू इंडस्ट्री या स्टार्टअप काम कर रही हैं। तो फोर्थ पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट है, 101 आइटम्स हैं। डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 ताकि सेल्फ रिलायंस को अनाउंस किया जा सके। मिलिट्राइजेशन ऑफ स्पेस एंड मिशन डेफ स्पेस के बारे में बात करो तो दो नंबर ऑफ ट्रीटीज़ जो हैं वो स्पेस में एग्जिस्ट करती हैं, पीसफुल यूजेस के लिए एग्जिस्ट करती हैं। नंबर ऑफ चैलेंजेस हैं, जैसे कि US स्पेस फोर्स है, चाइना का PLA स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स है, ये सारी की सारी परसुइंग करी जा रही है ताकि डेडिकेटेड मिलिट्री स्पेस इंस्टीट्यूशन बनाया जा सके। अच्छा, अंडर मिशन डेफ स्पेस 75 सच ऐसे चैलेंजेस है, लॉन्च सिस्टम है, सैटेलाइट का इशूज़ है, आर आइडेंटिफाइड ताकि इनोवेटिव सोल्यूशंस निकल पाएँ। तो इंडिया का स्पेस डिप्लोमेसी क्या है कि इंडिया ने साउथ एशिया सैटेलाइट को लॉन्च किया ताकि रीजनल कम्युनिकेशन बूस्ट हो और डिजास्टर लिंक इम्प्रूव हो पाए। तो 2019 में भी इंडिया ने मिसाइल शक्ति को क्रिएट करा है ना, एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट हुआ। 2019 में भी इंडिया अपने ऑपरेशनलाइज करा डिफेंस स्पेस एजेंसी को ताकि वो डोमेन ऑफ स्पेस वॉरफेयर पे काम कर पाएँ। तो ट्रीटीज़ कौन कौन सी हुई हैं स्पेस से रिलेटेड? तो हमने देखा है पार्शियल टेस्टमेंट ट्रीटी हुई है, आउटर स्पेस ट्रीटी तो हमने कई बार सुना है, क्वेश्चन भी किए हैं हमने सॉल्व, है ना। तो 1967 की वो ट्रीटी थी। तो ऐसी कई सारी ट्रीटीज़ हमने स्पेस से रिलेटेड की हुई हैं। तो जस्ट रीड इट, जो आपसे इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ वो करते जाओ।
उसके बाद डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 के बारे में समझो, ये है क्या। वो सबसे पहले समझो ऑफसेट पॉलिसी क्या होती है। देखो ऑफसेट पॉलिसी का मतलब है कि फॉरेन डिफेंस की जितनी भी एंटाइटीज़ हैं उनको ये मैंडेट दी जाती है कि एटलीस्ट 30% टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो इंडिया में है थ्रू प्रोक्योरमेंट ऑफ कंपोनेंट्स या ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी या सेटअप किया जाए रिसर्च डेवलपमेंट फैसिलिटीज़। तो कंडीशन क्या है फॉर ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स कि वो 2000 करोड़ से ज़्यादा के होने चाहिए। इसका मेजर यही है कि हमें डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को इम्प्रूव करने के लिए ये ऑफसेट पॉलिसी बनाई जाती है। तो गवर्नमेंट ने भी इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया। इंडिजिनस डिफेंस प्रोजेक्ट लाइट मार्क्स को, एयरबॉर्न जितने भी जैमर्स थे, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट थे, सबको दिया अंदर दी डैप 2020 यानी कि डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर। इसके फीचर्स क्या है तो हम देख लेते हैं। फीचर ये है कि टाइमली एक्विजिशन करना है मिलिट्री इक्विपमेंट का, सिस्टम्स का, प्लेटफॉर्म का, एज रिक्वायर्ड बाय द आर्म्ड फोर्सेज इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस कैपेबिलिटीज। इट हैज़ कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम October 1, 2020, विल सुपरसीड द डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर। या डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक आपका कमेटी बनाई है अंडर अपूर्व चंद्रा, ठीक है। या DPA विल कवर ऑल कैपिटल एक्विजिशंस, तो ये सब इसमें क्रिएट करा गया है यहाँ पर। उसके अलावा पॉलिसीज़ के जो मेन पॉइंट्स थे वो यही हैं कि फॉर इंडिजिनस ऑफ इम्पोर्टेड स्पेयर्स के बारे में बात की गई है, रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशंस की बात की गई है। दिस इंक्लूड मेकिंग आफ्टर सेल सपोर्ट पार्ट ऑफ द कैपिटल एक्विजिशन करना, लीजिंग करना, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल्स क्रिएट करना। तो ये सब क्या है, इसका यही काम है कि भाई रिसर्च एनालिसिस करके अपने देश का, अपने कंट्री में एनर्जी सेक्टर अपॉर्चुनिटीज़ पे फोकस करते हुए थ्रू आउट US साउथ एशिया ये काम किया जाए। तो US सेट जो है उसमें भी इक्विपमेंट है, क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन को देखा जा रहा है, डिस्कस किया जा रहा है, कंट्रीब्यूशन चल रहा है कि किस तरह से इसको काम करना है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट क्या करने के लिए, ताकि हमारा डोमेस्टिक क्या ठीक हो जाए, हमारी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और अच्छी होती चली जाए, ठीक है। उसके अलावा तुम्हें इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में पता होना चाहिए। ध्यान रखना इंडिया मेंबर नहीं है और ये कहाँ पर हेडक्वार्टर्ड है, हेग नीदरलैंड में है। इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल ट्रीटी रोम स्टैट्यूट से बनी थी, वर्ल्ड का पहला परमानेंट ICC है। पर्पस क्या है, कोर्ट ऑफ लास्ट रिसॉर्ट है फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ सीरियस इंटरनेशनल क्राइम, जैसे कि मान लो जीनोसाइड देखा हो, वॉर क्राइम हो या क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हो, तो उसमें किया जाता है। इसमें कितने मेंबर्स हैं, 123 कंट्रीज़ हैं एज द रोम स्टैट्यूट, ठीक है। UNSC के बारे में पता होना चाहिए। UNSC क्या है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म कमेटी के बारे में इंडिया इसका भी मेंबर नहीं है। जितनी बॉडीज़ कराई जा रही हैं प्लीज़ ध्यान से सुन लो। जब आप पे 9/11 का अटैक हुआ था ना, तब इस्टेब्लिश की गई थी ये। इसका काम क्या था, क्रिमिनलाइज करना जो भी टेररिज्म पे फाइनेंस कर रहे हैं, सेफ हेवन बना रहे हैं, सप्रेशन कर रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं, टेररिस्ट ग्रुप बना रहे हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऑल करंट 15 UNSC मेंबर्स हैं, तो उसमें एक क्रिएट करा गया था, ठीक है। चलो आओ, जो बता रही हूँ करते जाओ। ओपन स्काई ट्रीटी ध्यान में रखना, ये क्यों बनाई गई थी, स्टेट पार्टी एग्रीमेंट था जिसमें शॉर्ट नोटिस अनाम किए जाते हैं ओवर द टेरिटरीज, ताकि डेटा मिलिट्री फोर्सेस के बारे में पता चल सके। ओपन स्काई ट्रीटी 1992 में आई थी, फोर्स में साइन हुई 1992 में, फोर्स इफेक्ट में कब आई, 2002 में आई। 32 मेंबर्स हैं, इंडिया चाइना इसके मेंबर नहीं है। तो ओपन स्काई कमीशन जो है बेसिकली किस लिए क्रिएट करी गई है, इसलिए क्रिएट करी गई ताकि इम्प्लीमेंटेशन हो पाए इसकी जो भी पॉलिसीज़ मैटर है, ठीक है। अब आओ नेक्स्ट उस पर तुम आओ, नेट ग्रिड याद रखना है क्योंकि ना ये कई बार न्यूज़ में रहा है। नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड के बारे में अटैच्ड ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ, इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंस ग्रिड है, ये डेटाबेसेस के साथ कनेक्टेड है। इट वाज प्रपोज्ड आफ्टर द 2008 के मुंबई टेरर अटैक के बाद प्रपोज किया गया था। इसमें इंटेलिजेंस लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को असिस्ट करना, नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी को बनाना, काउंटर टेरर को अल्टीमेटली रिमूव करना, 10 यूज़र एजेंसीज़ को लिंक करना, डेटाबेसेस जैसे क्रेडिट डेबिट कार्ड इन सबको चेक करना, इन्वॉल्व करना जो भी डेटा इसके अंदर है, क्रिमिनल एंड ट्रैकिंग करना नेटवर्क्स की। तो ऑल स्टेट पुलिस को मैंडेटेड है कि टू फर्स्ट FIR करो इन द CCTNS, दैट इज़ क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम पे क्रिएट करना है सबसे पहले, ठीक है। फिर मिसलिनियस एक्टिविटीज़ बाद में करेंगे गाइस, इतना अभी रिवाइज कर लो आप चैप्टर 9 तक, फिर हम देखते हैं कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट है। जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए डेफिनेटली विल डू दैट। सो होप यू आर लाइकिंग द लेसन्स एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू एनी ऑफ द थिंग्स यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स and please do like, share and subscribe to PM Pathshala. Thank you so much. Have a nice day to all.